चैनल में मैं मंजू शर्मा आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कल हम पढ़ रहे थे सम्राट हर्षवर्धन के बारे में। सम्राट हर्षवर्धन और उसके बाद के भारत के बारे में हम बात कर रहे थे। तो कल हमने सम्राट हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। सम्राट हर्षवर्धन कैसा सम्राट था, इसका हमने प्रभाव क्षेत्र पढ़ा, हमने उसका प्रशासन कैसा था, प्रशासन के बारे में देखा और उसके जो हमने उसका बाद में मूल्यांकन किया कि वो कैसा शासक था, उसके बारे में हमने पूरा विस्तार से हमने यहाँ पर कल जो अध्ययन किया था। और उसके बाद में हमने जो उस समय का जो तत्कालीन जो शिक्षा का बड़ा केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय, उसके बारे में हमने पढ़ा। और आज हम जो हर्षकालीन में जो भारत था उसके बाद के भारत उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी हर्षकालीन भारत के बारे में जो हमने अध्ययन किया था, उसके बाद का जो भारत कैसा था, यानी उसके बाद का भारत कैसा था, इसके बारे में हम आज देखेंगे। तो हर्षकालीन की बात करें तो सम्राट हर्षवर्धन के बाद में ये जो हमारा भारत था प्राचीन राज्य, वो वापस क्या हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गया। यानी जो छोटे छोटे नए अपने अपने राजाओं ने क्या किया, अपने स्वतंत्र जो राज्य है वो स्थापित कर लिया। इनमें से कुछ ने अपने उत्तर भारत में अपना राजवंश स्थापित किए, तो कुछ ने अपने दक्षिण भारत में राजवंश स्थापित किए। उनमें से जो जिन्होंने ये स्थापित किए, ये 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक इन राज्यों ने यहाँ पर क्या किया था, अपना राज्य का विस्तार किया। तो हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले एक तो छोटे छोटे राज्यों में एक तो उत्तर भारत के राजवंश थे और दूसरे दक्षिण भारत के राजवंश। दूसरा था दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में। ये दो वंश के, इनमें बहुत सारे हम जो शासन है, जो राजवंश हैं, कौन कौन से जो मुख्य, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, कौन कौन से मुख्य राजवंश हैं। तो इसके जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के राजाओं के ये वंश कैसे थे, उनका साम्राज्य कैसा था, शासन व्यवस्था कैसी थी, उनके साहित्य, कला, विज्ञान में उन्होंने कैसी प्रगति, उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दक्षिण भारत के राजवंश कैसे थे। सबसे पहले हम बात करें दक्षिण भारत के राजवंश की, मैं बात करूं तो दक्षिण भारत के राजवंश, दक्षिण भारत के राजवंश, दक्षिण भारत के मैं राजवंश की बात करूं तो सबसे पहले नाम आता है राष्ट्रकूट वंश। पहला वंश है राष्ट्रकूट वंश। इस वंश की बात करूं तो ये दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था। राष्ट्रकूट जो दक्षिण भारत के जो पहले नंबर पे मैंने बताया था, ये आता था। वर्तमान में ये कहाँ पर है, वर्तमान में नर्मदा नदी के दक्षिण में हमारा जो महाराष्ट्र प्रदेश है, वहाँ तक ये राज्य स्थित था। यानी वर्तमान में जो नर्मदा नदी के दक्षिण में, नर्मदा के दक्षिण में वर्तमान में हमारा जो महाराष्ट्र राज्य है, वहाँ तक इनका राज्य स्थापित था, महाराष्ट्र प्रदेश। वहाँ तक इनका राज्य स्थापित था। प्रारंभ में तो क्या ये थे, प्रारंभ में ये जो हम आगे जो अध्ययन करेंगे राजवंश, प्रारंभ में ये चालुक्यों के अधीन थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया था, चालुक्य वंश को हराकर अपना राज्य पुनः स्थापित कर लिया था। दूसरा हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा दूसरा वंश है, वो है चालुक्य वंश। पहला हमने पढ़ा था राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश जो वर्तमान में नर्मदा नदी के दक्षिण में महाराष्ट्र प्रदेश तक था और प्रारंभ में चालुक्य के अधीन थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। दूसरा हम जो पढ़ेंगे वो है आपका जो है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश की मैं बात करूं तो चालुक्य वंश है वो आपका दक्षिण में नर्मदा नदी के दक्षिण तक, कृष्णा नदी तक ये चालुक्य वंश फैला हुआ था। इस वंश का प्रमुख शासन जो था वो था सम्राट पुलकेशिन द्वितीय, जो सबसे पराक्रमी शासक था पुलकेशिन द्वितीय। ये कई बार पूछा जाता है, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी सम्राट था ये पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय
इसके ना प्रतापी सम्राट के बारे में ये हम इस प्रमाण से, इस बात से भी प्रमाण मिलता है कि इसने क्या किया था, सम्राट हर्षवर्धन को भी क्या किया था, पराजित किया था। यानी ये चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। अगला जो तीसरा था वो था, तीसरा वंश है वो है पल्लव वंश। तीसरा दक्षिण भारत का राजवंश है वो है पल्लव वंश। पल्लव वंश की मैं बात करूं तो इस वंश का संस्थापक महेंद्र वर्मन था। महेंद्र वर्मन जो प्रथम शासक था वो था महेंद्र वर्मन था। महेंद्र वर्मन था और इसके बाद महेंद्र वर्मन के वो चालुक्य वंश के शासक था वो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमने अध्ययन किया। वो पुलकेशिन द्वितीय ने इस महेंद्र वर्मन को पराजित कर दिया, लेकिन उसके बाद उसके पुत्र ने क्या किया था, उसका पुत्र था महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन ने क्या किया, चालुक्यों को हराकर फिर अपने राज्य पर अधिकार कर लिया। लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि पल्लव वंश का ये राज्य जो हम पढ़ रहे हैं, ये राज्य क्या करते थे, आपस में एक दूसरे से निरंतर उनका युद्ध होता रहता था। जैसे पल्लव वंश है तो पहले चालुक्य वंश के साथ इसका जो निरंतर युद्ध हुआ, फिर 9वीं शताब्दी में जो राष्ट्रकूट वंश, और जो हम आगे पढ़ेंगे जो चौथा हमारा जो अंतिम वंश है राजवंश चोल वंश, इनके शासकों ने भी क्या किया, उन पर आक्रमण कर दिया। तो धीरे धीरे फिर जो अंतिम में जो चोल वंश का 9वीं शताब्दी में चोल वंश के शासक आदित्य प्रथम ने क्या किया था, पल्लव वंश पर अधिकार करके उसकी जो राजधानी थी उस पर अधिकार कर दिया, और इस तरह इस पल्लव राज्य का अंत हो गया। अगला हमारा था चोल वंश। चौथा हमारा जो है दक्षिण भारत का राजवंश की हम मैं बात करूं तो चौथा राजवंश है चोल वंश। देखो सबसे पहले हमने राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ा, चालुक्य वंश, पल्लव वंश और चोल वंश के बारे में। तो चोल वंश के बारे में है कि ये भी कृष्णा और कावेरी नदी के तट पर ये स्थित था, बीच में कृष्णा और कावेरी नदियों के किनारे समुद्र तट पर स्थित है ये था। ये इसका विस्तार विजयवल्लभ राजा जो विजयालय है उसके द्वारा ये इसका विस्तार करवाया गया। उसके बाद ये चोल वंश के शासकों ने काफ़ी उन्नति की साहित्य। इस वंश का जो मैं प्रतापी शासक की बात करूं तो राजेंद्र प्रथम का नाम आता है। चोल वंश का सबसे पराक्रमी या प्रतापी शासक था, चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक था ये राजेंद्र प्रथम। ये कई बार आपसे बारे में पूछा जाता है, राजेंद्र प्रथम के बारे में कई बार आता है। राजेंद्र वर्मन प्रथम, राजेंद्र प्रथम ने क्या किया था, दक्षिण भारत का जो राजवंश था उसने संपूर्ण दक्षिण भारत पर अपना अधिकार किया, और दक्षिण भारत पर अधिकार करने के बाद उसने उत्तर भारत पर भी क्या किए थे, आक्रमण किए थे। और बंगाल और को जीतता हुआ ये कहाँ पर पहुंचा, गंगा तट पर भी जा पहुंचा। अपना उसने युद्ध आक्रमण अपने सैनिक अभियान करते हुए ये गंगा तट पर भी पहुंचा, और वहाँ उसको जीतने के बाद अपना नाम उसने कौन सी उपाधि धारण की थी, गंगे कौंड की उपाधि धारण की थी। तो ये कई बार आता है, इसको आप ध्यान से देखना, गंगे कौंड प्रश्न आता है, बनता है कि गंगे कौंड की उपाधि किसने धारण की, तो चोल वंश का शासक था राजेंद्र प्रथम। इसने जब बंगाल को आगे जीता हुआ जब ये गंगा तट पर पहुंचा, वहां पर अपनी विजय प्राप्त की, तो वहां पर उसने ये उपाधि धारण की थी गंगे कौंड की। उसके बाद उसने एक जल सेना, राजेंद्र प्रथम ने एक जल सेना भी बनाई थी, जो बंगाल की खाड़ी में उसने बंगाल की खाड़ी में ऊपर अधिकार किया। उसके बाद बंगाल की खाड़ी को जीता, आगे ब्रह्मा, इस पर भी अपना अधिकार किया। और चोल वंश के शासकों की सबसे बड़ी उनकी जो भारतीय संस्कृति को देने की भाषा और साहित्य में उन चोल वंशों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस प्रकार हमने देखा दक्षिण भारत के जो प्रमुख राष्ट्रकूट हमने पहले पढ़ा, राष्ट्रकूट वंश के बारे में। उसके बाद दूसरा आया आपका चालुक्य वंश के बारे में, तीसरा है आपका पल्लव वंश, और चौथा है आपका चोल वंश। तो चोल वंश के शासकों के बारे में विशेष देखना, कई बार एक तो आपका जो चालुक्य वंश का जो पराक्रमी शासक है पुलकेशिन द्वितीय, उसके बारे में प्रश्न बनता है कि पुलकेशिन सबसे प्रतापी शासक था जिसने सम्राट हर्षवर्धन को भी पराजित किया था। उसके बाद चोल वंश के जो शासक थे महेंद्र वर्मन, चोल वंश का शासक था विजयवाल्य द्वारा, उसके द्वारा जो विस्तार किया गया। उसके बाद इसका जो प्रतापी शासक था वो था राजेंद्र प्रथम, जिसने संपूर्ण दक्षिण भारत पर अपना अधिकार किया। और उसके बाद में
उत्तर भारत पे उसने आक्रमण किए और उसने उसके बाद बंगाल को जीतते हुए गंगा तट पर पहुंचा और सबसे इम्पोर्टेंट गंगे कोंड की जो उपाधि उसने यहाँ पर गंगा तट को जीतने के बाद गंगे कोंड की उपाधि धारण की। गंगे कोंड का अर्थ जो गंगा को जीतने वाला, गंगे कोंड की उपाधि धारण की। और इस प्रकार चोल वंश के शासकों का भी ये महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब हम दक्षिण भारत के राजवंशों की शासन व्यवस्था के बारे में देखें। दक्षिण भारत के वंशों की शासन व्यवस्था कैसी थी? दक्षिण भारत के मैं राजवंशों की बात करूं तो दक्षिण शासन व्यवस्था की सबसे पहले हम बात करते हैं, शासन व्यवस्था कैसी थी। पहला मैं थोड़ी बता देती हूँ शासन व्यवस्था के बारे में। दक्षिण भारत के जो राजवंश है उनके शासक थे, उनमें राजा को ही क्या माना जाता था? सर्वोपरि माना जाता था। राजा अपना कार्य जो करता था शासन चलाने के लिए, वो अपने मंत्रियों कर्मचारियों के लिए इसके लिए नियुक्त करता था। इस प्रकार सब जो वंश हैं हमने पढ़े, राष्ट्रकूट, पल्लव हैं, चोल वंश है, उन्होंने अपने अपने राज्य को अलग अलग जो हैं उन्होंने अपने विभाजन कर रखा था। जैसे पल्लव वंश ने क्या किया था? साम्राज्य को कोटम, राष्ट्र, ग्राम में विभाजित किया। चोलों ने ये मंडल और नाडु में विभक्त किया था। शासन व्यवस्था के बारे में देखें तो राजा क्या था? सर्वोपरि माना जाता था। शासन की बात करूं तो पल्लव वंश के बारे में मैंने बताया था। पल्लव वंश में हमें ये 3 भागों में, एक तो राष्ट्र के रूप में कोटम, राष्ट्रकूट, कोटम और ग्रामों में, ये 3 श्रेणी में ये विभक्त था। चोल वंश के जो हैं उनके शासकों ने इनको मंडल और नाडु में विभक्त कर रखा था। मंडल और नाडु में विभक्त कर रखा था। ये नाडु यहाँ पर नाम आया था तमिल प्रदेश में। इन नाडु के कारण ही वर्तमान में हमारा एक राज्य का नाम भी क्या है? तमिलनाडु। इस नाडु के कारण ही हमारा एक जो नया राज्य बना उसका नाम है तमिलनाडु। ये तमिल प्रदेश में होने के कारण और नाडु के कारण चोल वंश के शासकों ने क्या नाम दिया इसका? तमिलनाडु दिया था। तो ये चोल वंश के शासक के बारे में पढ़े थे। पल्लव वंश राष्ट्र, कोटम और ग्राम में विभाजित था। चोल वंश का मंडल और नाडु में विभाजित था। और इन्हीं नाडु के कारण क्या था? वर्तमान में नाम तमिल प्रदेश का नाम क्या है? तमिलनाडु है। और इस प्रकार हमने देखा इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रमुख जो मुख्य स्थान था वो ग्रामों का था, यानी सर्वोपरि था, प्रमुख स्थान था ग्रामों का। राजा के जो अधीन थे सारे के सारे गांव, लेकिन ग्रामों में उसका महत्वपूर्ण शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान था। अब हम देखते हैं दक्षिण भारत के राजवंश की शासन व्यवस्था के बाद में हम उनके साहित्य और कला के बारे में देखते हैं कि उनकी साहित्य कला कैसी थी। दक्षिण भारत के शासकों की हम साहित्य व कला की उन्नति के बारे में देखते हैं। साहित्य व कला की उन्नति। दक्षिण भारत के राजवंशों की मैं बात करूं तो दक्षिण भारत के राजवंशों में जो है तमिल भाषा और संस्कृत भाषा दोनों भाषाओं में खूब उन्नति की उसने। और दक्षिण भारत के सबसे बड़ी विशेषता थी कि जो दक्षिण भारत के राजा थे वो क्या थे? साहित्य प्रेमी थे। उन्होंने अपने कई ग्रंथ उन्होंने लिखवाया। आज भी है जो तमिल प्रदेश है, तमिल भाषा में जो लिखित है कम्बन रामायण, जो आज भी दक्षिण भारत में आज भी उतनी ही लोकप्रिय है। दक्षिण भारत के जो राजवंश है उन्होंने अनेक मंदिर बनवाए और अनेक मूर्तियों की उन्होंने स्थापना करवाई, जो आज भी मूर्ति कला के अनुपम उदाहरण हैं। तो हम देख रहे थे दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में, साहित्य कला और उन्नति के बारे में। तो दक्षिण भारत में क्या था? तमिल और बता रही थी, तमिल और संस्कृत दोनों भाषाओं में यहाँ पर खूब उन्नति हुई थी दक्षिण भारत के राजवंश के समय। उसके बाद में ये जो राजा थे वो साहित्य प्रेमी थे उन्होंने। और तमिल भाषा में जो लिखित, ये इम्पोर्टेंट आप ध्यान देना, तमिल भाषा में लिखित है रामायण है कम्बन रामायण। कई बार पूछा जाता है ये तमिल भाषा में लिखी गई है कम्बन रामायण। ये दक्षिण भारत में आज भी लोकप्रिय है। तो इस प्रकार ये जो दक्षिण भारत के राजवंश थे वो क्या करते थे? मूर्तियों के लिए और जो मंदिर बनाने में उनकी विशेष रुचि थी। उन्होंने बहुत सारे मंदिर यहाँ पर
बनवाए, जो आज भी हमारे अनुपम कला के अनुपम उदाहरण हैं। और कौन से मंदिर बनवाए, तो मैं मंदिर की बात करूँ यहाँ पर, तो हम मंदिर देख लेते हैं। सबसे पहले वातापी का उन्होंने एक मंदिर बनवाया था, दक्षिण भारत के राजवंशों ने। विरूपाक्ष मंदिर, आपका एक महाबलीपुरम का मंदिर मिलेगा। तंजौर में आपको बृहदेश्वर मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर, जो आज भी स्थापत्य कला के अनुपम उदाहरण है। यानी वातापी का जो विरूपाक्ष मंदिर है, महाबलीपुरम का मंदिर है, तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है, एलोरा का कैलाश मंदिर है, आज भी क्या है, हमारी स्थापत्य कला का ये अनुपम उदाहरण है। अजंता की भित्ति, जो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं, जो वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में, ये अजंता के जो भित्ति चित्र यहाँ पर मिले हैं, अजंता की गुफा में जो भित्ति चित्र हैं, और जो हमने ये तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर पढ़ा, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर में एक नटराज की धातु की, कांसे की नटराज की जो धातु बनी है, वो सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो आज भी हमारी मूर्ति कला की अनुपम उदाहरण के रूप में माना जाता है। और इस मंदिर में बनाए गए हैं देव मंदिर, देव जो चित्र बनाए गए हैं, जो आज भी हमारी कला के अनुपम उदाहरण है। तो इस प्रकार हमने देखा कि साहित्य और कला के क्षेत्र में भी दक्षिण भारत के राजवंशों ने बहुत ही उन्नति की। उन्होंने बहुत सारे ऐसे मंदिर बनवाए और बहुत सारे उसमें उन्होंने भित्ति चित्र बनाए, जो आज भी हमारे जो मूर्ति कला के और जो साहित्य और जो कला के क्षेत्र में, स्थापत्य कला में बहुत ही विशेष योगदान देते हैं। अब हम जो दूसरे राजवंश हैं, हमने पढ़े हमने दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में पढ़े कि दक्षिण भारत के राजवंश कौन कौन से थे। उसके बाद हमने दक्षिण भारत के राजवंशों की जो हमने शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा, उनकी साहित्य, कला, उन्नति, उनके बारे में पढ़ा। अब हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा उत्तर भारत का राजवंश। दूसरा हमारा जो है वो है उत्तर भारत का राजवंश। उत्तर भारत के राजवंश की मैं बात करूं तो उत्तर भारत के राजवंश में सबसे पहले नाम आता है आपका गुर्जर प्रतिहार वंश, दूसरा है आपका गहरवाल वंश, तीसरा आपका आता है चौहान वंश, और चौथा आता है आपका गोहिल वंश। यानी ये दक्षिण भारत के ये जो चार जो हमने राज्य जो वंश पढ़े हैं, पहला गुर्जर प्रतिहार वंश, दूसरा गहरवाल वंश, तीसरा चौहान वंश और चौथा है आपका गोहिल वंश। तो पहला गुर्जर प्रतिहार वंश, उस समय ये शक्तिशाली जो उत्तर भारत का राजवंश था, इसका सबसे शक्तिशाली शासक की मैं बात करूं गुर्जर प्रतिहार वंश का, तो सबसे शक्तिशाली शासक था मिहिर भोज। ये उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने क्या किया, जो सिंध से आगे जो अरब आक्रमणकारियों को कभी भी यहाँ पर भारत में यहाँ पर आगे बढ़ने नहीं दिया। इसने 50 वर्ष तक अपना राज्य किया था। यानी गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था ये मिहिर भोज। इसने 50 वर्ष तक अपना शासन स्थापित किया, और जो सिंध के आगे जो अरब आक्रमणकारी बढ़ रहे थे, उन्होंने भी आगे बढ़ने से उस शासक ने यहाँ पर उनको रोका था। दूसरा हम पढ़ रहे हैं गहरवाल वंश के बारे में। गहरवाल वंश के जो शासक थे, उसके संस्थापक श्री चंद थे, का माना जाता है कि संस्थापक श्री चंद थे। उसके बाद गहरवाल वंश के अंतिम जो शासक था, वो शासक था जयचंद, जो 1170 में जो है वो है कन्नौज, जो राजधानी थी गहरवाल वंश की, कन्नौज पर जो राजा बना। उसके बाद गौर वंश का शासक था मोहम्मद गौरी ने जो जयचंद को पराजित कर दिया, और उसके जो कन्नौज है उस राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। यहाँ पर सबसे ध्यान देने जो योग्य बात है कि गहरवाल वंश के शासक का नाम आया, एक जयचंद नाम आया।
उस जयचंद के बारे में ये भी माना जाता है कि जिस शासक ने इसको हराया था, हमने पढ़ा गोरवंश का शासक जो बाह्य आक्रमणकारी है, मोहम्मद गोरी यहाँ पर नाम आया। तो मोहम्मद गोरी वो इसके बारे में कहा जाता है कि जयचंद ने ही, जो हम आगे चौहान वंश पढ़ेंगे, पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय था उसको हराने के लिए यहाँ पर जयचंद ने यहाँ पर स्वयं इसको आमंत्रित किया था, बुलाया था जो गोरवंश का शासक था मोहम्मद गोरी को। और जब प्रथम युद्ध में तो ये पराजित होने के बाद द्वितीय युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान को उसने पराजित कर दिया। लेकिन उसके पराजित करने के बाद तुरंत उसने क्या किया था, उसने ही गोरवंश के शासक ने जिसने उसको बुलाया था उसी पे क्या किया था, उसने अधिकार कर लिया और उसके गढ़वाल वंश का ही सत्ता ही समाप्त कर दी। अगला हम जो पढ़ रहे थे चौहान वंश के बारे में, तो चौहान वंश भी क्या था, शक्तिशाली एक शासक था, उत्तर भारत का राजवंश था। इसका जो एक पराक्रमी शासक हुआ था विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ये शक्तिशाली शासक, चौहान वंश का शक्तिशाली शासक था। ये चौहान वंश अजमेर और सांबर के भूभाग प्रदेश तक ये स्थित था। अजमेर जो आज का जो अजमेर और जो सांबर जो क्षेत्र आता है, वे यहाँ पर ये चौहान वंश का शासकों का अधीन था। विग्रहराज चतुर्थ इस वंश का सबसे प्रतापी ये पराक्रमी शासक हुआ था। विग्रहराज चतुर्थ ने बहुत सारी जो कला साहित्य में योगदान दिया, जैसे एक संस्कृत विद्यालय हुआ जो अजमेर में उन्होंने स्थापित किया। आज हम जो स्थापत्य कला का एक देखते हैं, ढाई दिन का जो झोपड़ा बना हुआ जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर बनवाया था। कहा जाता है कि वहाँ पर पहले एक संस्कृत विद्यालय था जो विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनवाया गया था। आज भी उसकी जो दीवारों पे जो है उनमें हम संस्कृत के श्लोक वहाँ उत्कीर्ण देखने को हमें मिलते हैं। इनसे प्रमाण भी मिलता है कि वहाँ पर पहले एक संस्कृत विद्यालय था जो चौहान वंश के शासक विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा यहाँ पर बनवाया गया था। ये बहुत ही पराक्रमी शासक था। उसके बाद चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली जो पराक्रमी शासक इतिहास में नाम आता है इसका पृथ्वीराज चौहान। कई बार आता है पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय आता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय आता है। ये विग्रहराज चतुर्थ के बाद ये सबसे शक्तिशाली शासक। ये इसने छोटी सी उम्र में ही यहाँ पर जो अजमेर का जो शासक बना, उसके बाद अपने साम्राज्य का विस्तार इसने किया। और 1191 में जो बाहरी आक्रमणकारी आ रहा था अफगानिस्तान के गोरवंश का शासक मोहम्मद गोरी को उसने क्या किया था, जब पहला युद्ध हुआ था तराइन का 1191 में, इसको उसने क्या किया था, पराजित किया था। यानी 1191 में हुआ था ये तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1191 में। इस युद्ध में मोहम्मद जो गोरी को उसने पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था। लेकिन एक साल बाद ही 1192 में फिर क्या हुआ, ये मोहम्मद गोरी ने फिर इसकी सेना पर जो आक्रमण किए और उस आक्रमण में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है उसको वो मारा गया, यानी उसकी पराजय हो गई। और इस प्रकार इस पर क्या हो गया, मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे, अगला है गुहिल वंश। गुहिल वंश के बारे में कहा जाता है ये उत्तर भारत का सबसे प्राचीन राजवंश माना जाता है। इतिहास में इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक के बारे में नाम आता है तो सबसे पहले नाम आता है बप्पा रावल का नाम आता है कि बप्पा रावल ये इतिहास में सबसे प्रसिद्ध है। इसने क्या किया था, जो शासक था एक नागभट्ट प्रथम के साथ मिलकर जो बाह्य आक्रमणकारी हैं उनको वहाँ से देने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। यानी बाहर से जो भी आक्रमणकारी आए उन्होंने यहाँ पर भारत में यहाँ पर आने नहीं दिया और अपने साम्राज्य का इसने क्या किया था, बहुत सा विस्तार किया था। और यही वंश आगे चल के क्या कहलाया, इसका दूसरा नाम ध्यान रखना कई बार पूछा जाता है, सिसोदिया वंश। यही वंश आगे जाके क्या कहलाया था, सिसोदिया वंश। और इसके शासक क्या कहलाए थे, राणा के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके शासक किस नाम से प्रसिद्ध हो गए आगे, राणा के नाम से। गुहिल वंश का ही ये नाम है दूसरा, सिसोदिया वंश। यानी इसका शासक बप्पा रावल था। उसके बाद शक्तिशाली शासक सिसोदिया वंश जो आगे चलकर ये वंश क्या कहलाए, सिसोदिया वंश। और इसके जो शासक थे वो क्या कहलाने लगे, राणा कहलाने लगे। उदाहरण के में रूप में दूँ तो यहाँ पर सिसोदिया वंश के जो प्रमुख शासक कौन कौन से थे, तो यहाँ पर मैं बात करूँ राणा हमीर, ये आपका क्षेत्र सिंह, राणा मोक्कल, राणा सांगा,
राणा प्रताप, राणा राज सिंह आदि ये बहुत ही शक्तिशाली पराक्रमी शासक हुए थे। जो इतिहास में सबसे ज़्यादा जो राजवंश जो प्रसिद्ध है, सबसे प्राचीन, और इन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए और जो बाह्य आक्रमणकारियों के इन्होंने विरुद्ध आजीवन इन्होंने संघर्ष किया था। तो ये गुहिल वंश सबसे जो महत्वपूर्ण वंश है, ये उत्तर भारत का सबसे प्राचीन वंश भी माना जाता है। सबसे शक्तिशाली जो शासक हुए हैं जैसे राणा हमीर, क्षेत्र सिंह, राणा मोगल, राणा सांगा, और राणा सांगा के बारे में भी कहा जाता है। राणा सांगा के जो बाह्य आक्रमणकारी है, जो पहली बार जो मुगल साम्राज्य, राणा सांगा के बाद मुगल साम्राज्य की जो स्थापना हुई, महाराणा सांगा उस समय हिंदू के जो सबसे बड़े हिंदुत्व के सबसे बड़े यहाँ राजा थे। उन्होंने क्या किया था, बाह्य आक्रमणकारी इनके साथ में पूरा का पूरा राजपूताना एकजुट होकर बाबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। उसके बाद महाराणा प्रताप यहाँ पर आए थे, जिन्होंने अकबर के विरुद्ध काफ़ी संघर्ष किया, जो इतिहास में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। उसके बाद राणा राज सिंह के बारे में भी कई हमें इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इनका हम विस्तार से आगे की जो अध्ययन उनमें करेंगे। तो इस प्रकार हम देखें उत्तर भारत के राजवंश के बारे में, तो हमने गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ा। इसका सबसे शक्तिशाली शासक था वो भोजराज, जो मिहिर भोज था, जिसने क्या किया था, 50 वर्ष तक यहाँ पर शासन स्थापित किया। और जो बाहर से सिंध से जो अरब आक्रमणकारी आ रहे थे, उनको यहाँ पर उन्होंने रोका। दूसरा हमने पढ़ा था गहड़वाल वंश के बारे में। गहड़वाल वंश का जो शासक था वो कहा जाता है कि संस्थापक श्रीचंद था, और उसका जो अंतिम शासक था जयचंद था। और उसी जयचंद को अफगानिस्तान के जो गोरवंश का शासक था मोहम्मद गोरी, उसने यहाँ पर क्या किया था, पराजित कर दिया था। इसके बाद तीसरा शक्तिशाली वंश था चौहान वंश, जिसका शक्तिशाली शासक हमने पढ़ा विग्रहराज चतुर्थ के बारे में पढ़ा। और प्रतापी शासक एक था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसने अफगानिस्तान के गोर शासक मोहम्मद गोरी को यहाँ पर पराजित 1193 में तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें पराजित किया था। लेकिन द्वितीय युद्ध में 1192 में, यानी 1 साल बाद ही यहाँ पर ये जो दूसरा युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय ये पराजित हो गया। इस प्रकार ये चौहान वंश यहाँ पर समाप्त हुआ। उसके बाद गुहिल वंश की मैं बात करूं तो गुहिल वंश का सबसे शक्तिशाली, इतिहास में ये सबसे प्राचीन राजवंश के नाम से भी जानते हैं। राजवंश के बारे में बात करूं तो सबसे शक्तिशाली शासक रहा ये बप्पा रावल। उसके बाद यही वंश आगे चलकर सिसोदिया वंश कहलाया, और इनके जो शासक थे वो राणा के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुए। मैंने प्रमुख शासकों के नाम बताए, राणा हमीर है, राणा क्षेत्र सिंह है, राणा सांगा है, राणा प्रताप है, राणा राज सिंह, इनके बारे में हमने यहाँ पे बताया था। अब हम देखेंगे उत्तर भारत के राजवंश के, हमने जो पढ़े इन राजवंशों की शासन व्यवस्था, जैसे हमने दक्षिण भारत के राजवंशों की शासन व्यवस्था देखी, इस प्रकार आज हम देखेंगे कि दक्षिण भारत का जो उत्तर भारत के राजवंश उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, उनकी शासन व्यवस्था के बारे में देखते हैं। उत्तर भारत के शासकों की हम पढ़ रहे हैं, उत्तर भारत के राजवंश, उनकी शासन व्यवस्था थी। उत्तर भारत के राजवंशों के बारे में कहा जाता है कि उत्तर भारत के जो राजवंश थे वो निरंकुश थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो कार्य करते थे, सामंत प्रथा यहाँ पर काफ़ी प्रचलित थी। ये सामंत भी क्या करते थे, शासक के अधीन थे, लेकिन फिर भी अपना कार्य स्वतंत्र रूप से होते भी यहाँ पर करते थे। यहाँ पर भी ग्राम ही है सर्वोच्च, जो सर्वोपरि ग्राम सभा होती थी, उनका ये जो महत्वपूर्ण यहाँ पर स्थान था। इन शासन व्यवस्था की बात करूँ तो मैंने बताया निरंकुश शासन, यानी निरंकुश कहा जाता है कि निरंकुश शासन व्यवस्था यहाँ पर थी। और सामंती सबसे बड़ी है, सामंत प्रथा के बारे में होता है, यहाँ सामंती प्रथा बहुत प्रचलित थी, यानी सामंतों का बहुत मेन यहाँ पर विशेष अधिकार था। राजाओं के जो दरबार में सामंत प्रथा बहुत ही प्रचलित थी यहाँ पर उत्तर भारत के राजवंशों में। और यहाँ के शासक में भी ग्राम जो इकाई थी उनका भी महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान था। अब हम उत्तर भारत की हम साहित्य और कला उन्नति के बारे में बात करते हैं। साहित्य कला उन्नति के बारे में जैसे दक्षिण भारत के शासकों ने की, वैसे ही उत्तर भारत के जो शासक थे उन्होंने भी यहाँ पर बहुत ही जो साहित्य और कला में उन्नति की। उत्तर भारत के हम साहित्य और कला की देखते हैं, साहित्य और कला कैसे थे उनके, साहित्य व कला उन्नति। उत्तर
भारत के मैं राजवंश की बात करूं तो उत्तर भारत के राजवंश में जो संस्कृत भाषा में बहुत सारे साहित्य यहाँ पर, काव्य ग्रंथ यहाँ पर लिखे गए। उस समय तत्कालीन समय भारत में संस्कृत भाषा के जो बढ़ावा विशेष योगदान रहा इसमें। सबसे पहले मैं बात करूं आपकी तो यहाँ पर संस्कृत भाषा में कवि माघ हुए हैं, भारती हुए हैं, जयदेव हुए हैं। कल उन्होंने अपने अपने जो अपने ग्रंथों का उन्होंने जो अपनी कृतियाँ लिखी, उनसे यहाँ उत्तर भारत वंश के राजवंशों का हमारे भारत को बहुत बड़ी यहाँ पर साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी देन है उनकी। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कवि माघ की। कवि माघ ने यहाँ पर क्या लिखा था? शिशुपाल वध लिखा था, शिशुपाल वध। मैं कवि भारवी की बात करूं यहाँ पे, कवि भारवी ने क्या लिखा था? किरीटार्जुनीयम। कल्हण ने क्या लिखा था? रासतरंगिणी। जयदेव ने गीत गोविंदम। इस प्रकार साहित्य के क्षेत्र में जो संस्कृत भाषा में विशेष योगदान दिया इन्होंने उत्तर भारत के राजवंशों ने। यहाँ पर कवि ये हमने जो नाम दिए कवियों के, माँ कवि हैं, भारवी हैं, कल्लण हैं, जयदेव हैं और भी बहुत सारे जो राजाओं के ये दरबारी कवि भी थे। उन्होंने अपने साहित्य के क्षेत्र में राजाओं के बारे में, उनके शासन व्यवस्था, उनके शासक के बारे में, उस समय तत्कालीन उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी उनके बारे में इन्होंने लिखा और अपने ग्रंथ यहाँ पर लिखे। जैसे कवि माघ ने यहाँ पर शिशुपाल वध लिखा, भारवी ने किरीटार्जुनीयम लिखा, कल्हण ने रासतरंगिणी लिखा, गीत गोविंदम जो जयदेव की कृति हमने पढ़ा था कल, जयदेव के बारे में जब हर्ष का नाम आया था तो इसका उल्लेख यहाँ पर मिलता है। अब यहाँ पे आता है कि साहित्य के बाद में हम कला के क्षेत्र में हम बात करें तो कला के क्षेत्र में भी उत्तर भारत के राजवंशों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने विशेष योगदान दिया है भारतीय संस्कृति में। तो क्या योगदान दिया देखें कला के क्षेत्र में। कला के क्षेत्र की मैं बात करूँ तो उन्होंने ये भी एक क्या थे, कला के प्रेमी थे। उत्तर भारत के राजवंश के जो भी शासक थे कला प्रेमी थे। उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए, बहुत सारे जो चित्रकला जो भित्ति चित्र उन्होंने बनवाए। कौन कौन से प्रमुख मंदिर बनाए तो यहाँ मैं बात करती हूँ कि कौन कौन से यहाँ मंदिर बनाए। उत्तर भारत के राजवंशों ने बहुत सारे जो दुर्ग बनाए जो आज भी हमारे स्थापत्य कला के जो हैं वो अनुपम उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो भुवनेश्वर में एक मंदिर बनाया गया है, वो है लिंगराज मंदिर। लिंगराज का मंदिर भुवनेश्वर में बनाया गया है जो आज स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है। कोणार्क में बनाया गया है सूर्य मंदिर, कोणार्क का है सूर्य मंदिर। उसके बाद पुरी का जगन्नाथ मंदिर, यानी ये बहुत सारे स्थापत्य कला के यहाँ पर हमें जो उदाहरण देखें। भुवनेश्वर में लिंगराज का मंदिर बनाया गया, यहाँ पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर है। यहाँ पर मैं दुर्ग की बात करूँ तो जो चित्तौड़ का दुर्ग है, यहाँ पे जो रणथंभौर का दुर्ग है, जो ग्वालियर का दुर्ग है, वो भी इस उत्तर भारत के उस समय तत्कालीन उसी समय बनाए गए थे। कौन कौन से दुर्ग? ग्वालियर के मैं दुर्ग की बात करूँ उस समय राजवंशों की ये महत्वपूर्ण देन है। चित्तौड़ का दुर्ग जो आज भी राजस्थान का जो महत्वपूर्ण दुर्ग है, राजस्थान की शान माना जाता है, राजस्थान का गौरव माना जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग और ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में। और मंदिर जो बनाएगा एक है आपका जो हमारे राजस्थान में ही आबू पर्वत पर जो आज सिरोही जिले में है, देलवाड़ा का जैन मंदिर भी ये यहाँ पर स्थापत्य कला का ये अनुपम उदाहरण है। तो इस प्रकार हमने देखा कि उत्तर भारत के राजवंशों के बारे में हमने राजवंश पढ़े थे। सबसे पहले मैं बात करूँ तो राजवंश हमने गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़े, गहड़वाल वंश पढ़ा, हमने चौहान वंश पढ़ा और हमने गुहिल वंश के बारे में पढ़ा। उसके बाद उनकी शासन व्यवस्था के बारे में देखकर साहित्य कला और उन्नति के बारे में हमने इसका अध्ययन किया था।
अब हम बात करते हैं दोनों की, तो ये हम उत्तर भारत और राजवंश दोनों ही क्या थे, उन्होंने उत्तर भारत दक्षिण भारत के दोनों के जो राजवंश उनका भारतीय संस्कृति को विशेष योगदान रहा, क्योंकि हमने देखा कि अपने अपने स्वतंत्र राज्य थे एक दूसरे से, यद्यपि ये क्या करते थे आपस में लड़ते भी रहते थे, आपस में उनका कभी जो उनके साथ संघर्ष हमेशा चलता रहता था, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी इनकी सबसे बड़ी ये विशेषता रही कि उन्होंने जितने भी बाह्य जो आक्रमणकारी आए, बाह्य जो आक्रमणकारी जो आने वाले थे, उनको कभी भी अपने साम्राज्य यानी भारत में अंदर आने नहीं दिया। ये उनकी जो सबसे बड़ी विशेषता रही थी। उसके बाद उन्होंने साहित्य और कला के जो क्षेत्र में जो उन्नति की, जो आज भी हमारे जो अनुपम हमें उदाहरण है, जो स्थापत्य कला के साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा तो योगदान उनका देखने को मिलता है। तो इस प्रकार आज हमने जो हर्षकालीन जो भारत के बाद का जो भारत है उसके बारे में अध्ययन किया, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में। तो आप इसको देखना अच्छे से, वापस एक बार रिपीट करना, और जो भी हमने जो मेन जो मंदिर वगैरह स्थापत्य कला है, या हमने जो चोल शासक के बारे में पढ़ा, एक राजेंद्र प्रथम के बारे में जो आया था, गंगे कौन की उपाधि उसने धारण की, महत्वपूर्ण के बारे में अध्ययन करना। तो आज के बाद कल हम आगे के जो राजवंश हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे।